जी। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी आगे। यस सर। यस सर। दैट्स ग्रेट। फिर से सर। टेक इट इजी। अच्छा। सो बेसिकली आज का हमारा एजेंडा है इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। ठीक है। व्हाट एक्चुअली इज वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट होती क्या है? व्हाट आर द प्रीरेक्विजिट्स बिफोर स्टार्टिंग वेब डेवलपमेंट? व्हाट आर द कोर कॉन्सेप्ट्स वी आर बी डिस्कसिंग इन वेब डेवलपमेंट? और इसके बाद हम देखेंगे कि एक एक्चुअली एक वेब एप्लीकेशन का फ्लो किस तरह से चलता है। ठीक है। सो let's just start this session with a short introduction of myself. My name is Jose Harrison, and I'm a research software engineer at BitLogic Private Limited, and I am an mentor at TechHedge right now. जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोग अब बैठे हो, आई वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द पायनियर बैच ऑफ TechHedge। ठीक है। मैं क्योंकि अक्सर मुझसे पूछते भी होते हैं तो मैं ये मेंशन ज़रूर करता हूँ कि दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। ठीक है। अभी जिस सिचुएशन में या जिस जगह पे मैं हूँ, टेकएच ही वो उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। क्योंकि हम लोग इसमें टेकएच में आउट ऑफ द बाउंड्रीज जाके ना चीज़ों को सोचते हैं। हम लोग कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चीज़ों को लेते हैं। यानी कि जैसे आप देखो ना कि आपके पास रिएक्ट जेएस के, एंगुलर जेएस के, व्यू जेएस के, नोड जेएस के, डॉट नेट के, जेम्ब्रेन के thousands of millions of lectures आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। बट व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो कि हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं। हम लोग कन्वेंशनल तरीके से ना पढ़ते हैं, ना हम लोग कन्वेंशनल तरीके से कोई चीज़ बनाते हैं। ठीक है। हम लोगों का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ओके। सो व्हाट एक्चुअली इज वेब डेवलपमेंट? ओके। वेब डेवलपमेंट बेसिकली अगर हम बहुत ही आसान आसान लफ्जों में जाएं, ठीक है, वेब डेवलपमेंट एक ऐसा टास्क है, ये एक ऐसे सीरीज ऑफ टास्क हो सकते हैं जो कि बेसिकली किसी भी एक वेबसाइट को बनाने के लिए आप परफॉर्म करते हो। ठीक है। वो वेबसाइट आइदर हो सकती है इंटरनेट के लिए और आइदर हो सकती है इंटरनेट के लिए। सो इंटरनेट और इंटरनेट का डिफरेंस पता है ना आप लोगों को? ओके। खामोशी से मुझे बहुत कुछ पता चल गया। ओके। सो बेसिकली इंटरनेट आपके पास ग्लोबली एक्सेसिबल एक नेटवर्क होता है। ठीक है। जो कि आप जिससे जिसके थ्रू आप लोग पाकिस्तान में बैठे कहीं पे भी बात कर रहे हो सकते हो, किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो सकते हो। ठीक है। इंटरनेट क्या होता है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक जो प्राइवेट नेटवर्क होता है वो आपके पास इंटरनेट होता है। तो हमारे पास जो एप्लीकेशंस होती हैं, वेब एप्लीकेशंस होती हैं, वो डिफरेंट डोमेन्स होती है, उनका स्कोप डिफरेंट होता है। कुछ ऐसी वेब एप्लीकेशंस हैं हमारे पास जो कि इंटरनेट के लिए बनाई जाती हैं, यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज के लिए बनाई जाती हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जैसे हमारे पास नॉर्मली जो बड़े बड़े सॉल्यूशंस होते हैं, ईआरपीज होती हैं हमारी, ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं हमारी, हमारी किसी भी ब्रांड की साइट्स होती हैं। ठीक है। वो सारी की सारी हमारे पास इंटरनेट पे बनने के लिए या इंटरनेट पे पब्लिश होने के लिए वो साइट्स हम लोग बनाया करते हैं। ठीक है। सो एनीथिंग, एनी स्टेप that we take to create a website for internet or intranet, that's basically referring to web development। ठीक है। सो अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखनी है, ठीक है, तो आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है? ठीक है। आप लोगों को क्या चीज़ें पता होनी चाहिए पहले वेब डेवलपमेंट में? यानी कि वो एक ना एक मीम बहुत चलती है कि मैंने कंसोल डॉट लॉग लिख के हेलो वर्ल्ड लिख लिया तो आई एम ए डेवलपर। ओके। सो दिस इज नॉट अबाउट दैट। हम लोग उस तरह के डेवलपर नहीं है। ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने कंसोल डॉट लॉग लिखने से पहले हम लोगों ने देखना है कि कंसोल क्या होता है और लॉग क्या होता है। ठीक है। और आपके पास ये क्लासेस के हैं, आपके पास डीप कॉन्सेप्ट्स के हैं, ठीक है, चीज़ों के। तो हम लोगों ने अब स्टार्ट कहाँ से लेना है वेब डेवलपमेंट का? दिस इज अ रोड मैप जहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी वेब डेवलपमेंट के कैरियर का स्टार्ट लेना है। ओके। सो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द एरा जब आपके पास वेब डेवलपमेंट का एवोल्यूशन आया। वेब डेवलपमेंट किस तरह से वेब डेवलपमेंट ने ग्रो किया, किस किस फेजेस से वेब डेवलपमेंट गुजरी, वेबसाइट्स किस किस फेजेस से गुजरी। क्योंकि आपको पता है कि इनिशियली अगर कोई यहाँ पे 90s का स्टूडेंट बैठा है मेरे जैसा, तो उसको पता होगा कि इनिशियली जो वेबसाइट्स होती थी वो स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी। ठीक है।
वो कोई डायनेमिक वेबसाइट्स नहीं होती थी, वो सिर्फ जो है ना पैराग्राफ्स ऑफ कंटेंट होता था, पिक्चर्स होती थी, जो कि उसने किसी किस्म का इंटरेक्शन नहीं करना। फिर एक टाइम ड्यूरेशन ऐसा आया जैसे जहाँ पे वेबसाइट्स इंटरेक्टिव होना स्टार्ट हुई, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या टाइम स्पैन ऐसा चल रहा है कि हम लोगों की जो वेबसाइट्स हैं वो इंटरेक्टिव भी हैं प्लस एआई ऑब्सेस्ड भी हैं, ठीक है। यानी कि एआई से रिलेटेड भी हम लोग काफी सारी अपनी वेबसाइट्स के अंदर चीजें लेके आ रही हैं। दीज आर द डिफरेंट एराज ऑफ व्हाट वी कैन से वेब, ठीक है। तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी गोना बी डिस्कसिंग अबाउट वेब डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स, द बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, देन वी गोना बी मूविंग टूवर्ड्स बेसिक फ्रंट एंड, कि आपके पास फ्रंट एंड क्या होता है, स्टैक आप क्या यूज करते हो, ठीक है, आप टूल्स क्या यूज करते हो। देन वी गोना बी मूविंग टूवर्ड्स एडवांस फ्रंट एंड, बिकॉज एज यू ऑल नो कि एक टाइम ऐसा था कि जहाँ पे हमारे पास वेनिला जेएस वाज द ओनली वे टू मेक द वेबसाइट्स मोर ऑफ काइंड ऑफ वी कैन से इंटरेक्टिव, ठीक है। बट नाउ वी हैव सम एडवांस फ्रंट एंड आर्किटेक्चर्स, फ्रंट एंड लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स, जो कि हम लोग यूज करते हुए अपनी वेब साइट को इंटरेक्टिव बनाते हैं, जो है उसके साथ यूजर्स को एंगेज करने के लिए उसको इतना खूबसूरत करके बनाते हैं, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन विल बी द टूल्स, जो हम लोग वेब डेवलपमेंट में मोस्ट कॉमनली आप लोग देखोगे, ठीक है। यानी कि इन द ड्यूरेशन ऑफ अपकमिंग लाइक 3 मंथ्स और 4 मंथ्स, जितना भी हमारा साथ होने वाला है, तो ये वो चीजें होंगी टूल्स में जो कि आप लोग देखने वाले हैं, ठीक है। एंड देन वी गोना बी डिस्कसिंग अबाउट द बैक एंड पार्ट, बिकॉज एज वी ऑल नो कि इफ देयर इज समथिंग जिसका एक व्यू है, उसका ऑब्वियसली एक बैक एंड जरूर होता है, ठीक है। उसकी एक बिहाइंड द सीन वर्किंग एक जरूर होती है, ठीक है। सो एवोल्यूशन ऑफ वेब डेवलपमेंट, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स तो नहीं कह सकते हैं हम लोग, कुछ फ्रेजेस हैं। वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0, इनमें से किसी के बारे में आप लोगों में से किसी ने सुना हो आज तक? एनी वन ऑफ यू, किसी ने कुछ भी सुना हो तो मेरे साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, इसको आप चैनल ऐसे। स्टैटिक वेब पॉइंट 1.0 वाला किया हुआ है। हम्म। तो इसमें आपने, जब आपने इसको पढ़ा तो आपने क्या देखा कि ये क्या होता है वेब 1.0? सर जहाँ तक मुझे समझ आई है, स्टैटिक वेब पेज वो हम्म। होते हैं जो कि हम अपने लोकली जो क्रिएट करते हैं। इस तरह की कोई चीज होती है कि हम्म। हम जैसे जैसे वो चीजें वेब पेज में हम डिजाइन करते हैं, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट हम्म। करते हैं, तो हम्म। वो वैसे हम्म। ही जब रन करते हैं तो उसके बाद जाके वो शो होता है। और डायनेमिक वाला तो वो होगा ना कि अगर हम हम्म। चार चार ऐड करते हैं तो चार चार पीछे से रन होता जाए। इतना मुझे हम्म। नॉलेज है इसका। हम्म। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड। अच्छा, और कोई आज के सेशन में नहीं बोलने वाला मुझे वन बताना? पॉइंट जीरो में। हम्म। हम्म। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, 1.0 स्टैटिक पेजेस है जिसमें हम कोई भी चेंजिंग्स नहीं कर सकते थे, सिर्फ एक समझ लें कि बैनर टाइप वेबसाइट्स होती थी। तो और हम्म। अब जो चल रही हैं, अब हम 2.0 में रह रहे हैं जिसमें फेसबुक ट्विटर जैसी वेबसाइट्स आ गई हैं जिसमें हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और हम्म। ई कॉमर्स वेबसाइट्स आ गई हैं जिसमें यूज़र और जो अपनी मर्जी से उसके अंदर चेंजिंग्स कर सकता है। स्टैटिक्स इससे टोटली दूर था। हम्म। तो और 3 पॉइंट इससे नेक्स्ट लेवल आता है जो हम्म। कि एआई है। तो उसके बारे में हम्म। अभी स्टडी करनी है। ओके। ओके। ओके, शिराज। शिराज, करंटली हम लोग जिस एरा में है ना, हम लोग एक ट्रांजिशन में हैं 2.0 से 3.0 के लिए, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास जब हमारे पास टोकन आना स्टार्ट हुए, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने NFTs के बारे में पढ़ा है? बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ब्लॉकचेन के इंट्रोडक्शन के साथ ये वो टाइम ड्यूरेशन के एक एरा स्टार्ट हो गया जब हम लोगों की ट्रांजिशन है वेबसाइट्स की 2.0 से 3.0 की तरफ, ठीक है। सो ओके, सो ऑलमोस्ट सबने सेम बात की, बिल्कुल बेहतरीन, कि हमारे पास जब वेब 1.0 था, यानी कि इनिशियली जब हमारे पास WWW का इंट्रोडक्शन हुआ था, उस टाइम पे हमारे पास जो वेबसाइट्स हुआ करती थी
आपको पता है कि वेबसाइट का बेसिक पर्पस क्या होता है? ठीक है, किसी भी एक ब्रांड की अगर वेबसाइट वो लॉन्च करता है तो उसका बेसिक पर्पस क्या होता है? टू रीच आउट टू इट्स कस्टमर्स। ठीक है, कि उसने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को जो है रीच करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, सो इनिशियली एक बिजनेस मॉडल के तौर पे वेबसाइट्स इंट्रोड्यूस करवाई गई। बिजनेस जो बड़े बड़े ब्रांड्स थे उनकी उनकी वेबसाइट्स थी, मोर ऑफ काइंड ऑफ बैनर वेबसाइट्स। देन आपके पास जब, अब होता क्या था इनिशियली कि वेबसाइट्स, क्योंकि जब एक बिल्कुल नई चीज जब आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बीइंग ह्यूमन हम लोग अडेप्टिव हैं, लेकिन हमारी अडेप्टिविटी की भी एक लिमिट्स होती है। ठीक है, तो इनिशियली हम लोग जब भी कोई नई चीज देखते हैं हम लोग थोड़ा सा उससे कतराते हैं। ठीक है, द पीपल एट दैट टाइम दे वर आल्सो दिस मच कंसर्न्ड अबाउट दिस अडेप्टिविटी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही देखा कि आपके पास जो आपकी वेबसाइट्स थी या जो आपकी www का जो यूजेज था, वो इस तरह से लोगों ने करना शुरू किया कि लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक ग्लोबल विलेज बना दिया काइंड ऑफ। ठीक है, अब ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट भी यही था कि आप दुनिया के किसी एक कोने में बैठे दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे हुए बंदे के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट्स का जब यूज इस तरह से होने लगा, तो जो वेब डेवलपर्स थे या व्हाट वी कैन से जो आपके पास जो ये टेक्नोलॉजिस्ट से, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने अपनी जो वेब डेवलपमेंट थी उसके फेजेस बना दिए। ठीक है, आपके पास आपकी जो पहली इनिशियल वेबसाइट्स होती थी, स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी, जिन्हें स्टैटिक पेज वेबसाइट्स कहा करते थे। वो क्या था कि वो सिंपल HTML का कोड हुआ करता था विद स्टैटिक व्हाट वी कैन से। आप लोगों ने पी टैग तो पढ़ा होगा HTML के अंदर। वो इनिशियली वैसे ही होता था कि पी टैग के अंदर स्टैटिक कंटेंट लिख दिया एंड पिक्चर्स लगा दिए एंड बूम हमारी वेबसाइट रेडी होगी। ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे लोगों का इंटरेक्शन बढ़ना स्टार्ट हुआ वेबसाइट्स के साथ, जो आप समझ लो कि जो ब्रांड्स मार्केट में आना स्टार्ट हुए, लोगों के साथ इंटरेक्शन ज्यादा बड़ा हुआ। जब उन्होंने देखा कि हाँ ये एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा www को यूज करना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो फिर वेब 2.0 का आगाज हुआ जिसमें हमारे पास जावास्क्रिप्ट डेवलप की गई। ठीक है, जावास्क्रिप्ट वाज मेनली डेवलप्ड कि आपकी जो वेबसाइट्स हैं उनको ज्यादा इंटरेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है, यानी कि वेबसाइट्स के ऊपर जो एक्शंस हैं, जो आपके पास एनिमेशंस हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपकी वेबसाइट्स को मोर ऑफ अट्रैक्टिव बनाती हैं, और आप समझ लें कि उसको क्या कह सकते हैं, आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है उसको एनहेंस करती हैं। तो जावास्क्रिप्ट वाज अ टेक्नोलॉजी दैट दैट कम्स एट दैट टाइम, जिसने ये गैप पूरा किया। ठीक है, विद द व्हाट वी कैन सी इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट, हमारे पास क्योंकि ऑब्वियसली ब्राउजर्स भी इनहेंस हो चुके थे, हमारे पास ब्राउजर्स के अंदर जावास्क्रिप्ट को इनिशियली बनाया भी ब्राउजर्स के अंदर रन होने के लिए था। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बाद में फिर सर्वर्स के ऊपर या लोकल मशीन्स के ऊपर रन होना स्टार्ट हुई विद द हेल्प ऑफ नोड और डिफरेंट V8 इंजन के बारे में आप लोगों को पता होगा। ठीक है, वो हम लोग चीजें इन डेप्थ फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशंस, डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस का आगाज हुआ। ठीक है, चीजें फ्लो पे आई। आपने देखा कि 2000 से लेके 2000 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2018 19 तक हमारे पास वेब 2.0 बहुत बूम पे रहा। ठीक है, नंबर ऑफ वेबसाइट्स अगर आप देखो, अगर आप कहीं भी किसी भी जो है फोरम पे जाके आप स्टडी करो कि आपके पास जो नंबर ऑफ वेबसाइट्स थी 2000 के अंदर उसका और जो अभी का टोटल काउंट है, आपको देखने को मिलेगा कि इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स उस ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन के दरमियान बनाई जा चुकी हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास एक नया एरा ये स्टार्ट हुआ कि जब हमने देखा कि हाँ ठीक है, अब हमारी वेबसाइट्स, हमारा जो कॉमन इंटरेक्शन का यूज है या जो लोगों के साथ इंगेजमेंट का यूज है, अब लोगों के साथ इंगेजमेंट हमारी हो गई। हमें पता लग गया कि लोगों ने, हमने कुछ भी देना है तो लोगों ने उसको पढ़ना ही पढ़ना है, उसको देखना ही देखना है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि हमने वेबसाइट्स को मोर ऑफ व्हाट वी कैन से कस्टमाइज डाटा के साथ चलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हमने AI बेस्ड वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दी, जिन्हें हम मोस्टली AI ड्रिवन वेबसाइट्स कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने ब्लॉकचेन पे काम करना स्टार्ट कर दिया, हमने NFTs देखना शुरू कर दी। हम लोगों ने जब इस एरा में कदम रखा तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जिनका इन अपकमिंग सेशंस हम लोग या इन अपकमिंग बूट कैंप्स हम लोग जिक्र भी करेंगे कि अभी भी होता ही है कि जो कन्वेंशनल वेब डेवलपर है इन्वॉल्विंग मी,
जिसको नहीं पता, ये जो 9 to 7 की जॉब करता है, उसको अभी भी नहीं पता होगा कि वेब 3.0 होता क्या, क्योंकि उसने एक्चुअली उस तरह से अपने आप को या उस तरह से एक्चुअली वेब डेवलपमेंट को देखा ही नहीं। उसने सिर्फ इसको सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर रख लिया। जितने भी इस वक्त मुझे लोग सुन रहे हैं, आई थिंक दे आर लाइक 22 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ। आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू टेक दिस वेब डेवलपमेंट कोर्स। इसको इसलिए नहीं लेना आप लोगों ने कि आप इससे अपने लर्न अपनी जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बनाओ। मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप इसको अपने लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी रखो, ठीक है। और हमेशा सीखते रहो। वेब डेवलपर हो तो वेब डेवलपमेंट में देखो कि नई नई चीजें क्या आ रही हैं मार्केट में, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी है। लाइक लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे एक मार्केट एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको कि बहुत सारे लोग अब जैसे चले लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मैं एक डेवलपर हूँ, ठीक है। मैंने अपने कैरियर का आगाज रिएक्ट जेएस से किया, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे वेब डेवलपर्स देखे हैं, बहुत सारे ऐसे कोलीग्स देखे हैं, मार्केट में लोग देखे हैं, जो कि अगर एक टेक्नोलॉजी पे आके बैठ गए हैं ना मार्केट में, उन्हें पैसे मिलना स्टार्ट हो गए हैं, तो वो उस टेक्नोलॉजी पे स्टक हो गए, ठीक है। दे हैव नो इंटरेस्ट ऑन मूविंग टू समथिंग न्यू, दे हैव नो इंटरेस्ट टू एक्सप्लोरिंग एनीथिंग न्यू। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि 9 to 7 की जॉब हो और हम लोग पैसा कमा के अपने अपने घरों को जाए, ठीक है। आई नो मनी इज समथिंग जो कि इम्पोर्टेंट है, बट अगर हम लोग टेक एवेंजलिस्ट बनना चाहते हैं, अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि हाउ टेक्नोलॉजी ग्रोज और हम लोग उसमें पार्ट प्ले करना चाहते हैं, वो आपको पता है कि डिफरेंसेस कहाँ आते हैं। जैसे हमारे हमारी इस आईटी इंडस्ट्री में, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री में और जो अमेरिकन आईटी इंडस्ट्री है, इनमें डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे एक मेंटेलिटी होती है जिसे आप कहते हैं साइंटिस्ट मेंटेलिटी, ठीक है। आप साइंटिस्ट मेंटेलिटी क्या होती है कि आपने न्यू चीजें एक्सप्लोर करने पे ध्यान देना है, रेदर देन किसी ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड चीज को आपने यूज करते जाना है, ठीक है। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइस कि आप लोगों की वो मेंटेलिटी हो कि हमने बेशक हम लोग कुछ चीजें होंगी जो कि बनी बनाई यूज यूज कर रहे होंगे, हम लोगों के पास ऑब्वियसली मर्न हमारे पास अवेलेबल, मर्न स्टैक अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल, लेकिन मर्न में भी वी गोना बी एक्सप्लोरिंग डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज कह रहा हूँ, डिफरेंट न्यू मेथोडोलॉजीज। हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की मेथोडोलॉजीज डिफरेंट देखेंगे। तो इस सेशन का बेसिक जो है ना पर्पस ये है कि आप लोगों ने अपना जो थिंकिंग लेवल है या अपना जो अडेप्ट ये आप इसको ये समझो कि चीज़ों को अडॉप्ट करने का लेवल है, इसको इंक्रीज करना है, ठीक है। बहुत सारी न्यू चीज़ें आने वाली हैं, ऐसी चीज़ें जो शायद आपको ऑनलाइन जिनके रिसोर्सेज भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप लोगों ने उन पे R&D करनी है, रिसर्च करनी है, ठीक है, ताकि हम लोग ये जब वेब 3.0 का जो एक एरा स्टार्ट हो गया, हम लोग इसमें जब जॉब्स के लिए जाएं, जॉब सिक्योर करने के लिए जाएं, तो उनको पता हो कि हाँ कोई आए हैं इंटरव्यू देने, कोई वाकई को बंदा आया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेब डेवलपमेंट में हमारे पास जो बेसिक उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि आपकी वेबसाइट्स काम किस तरह से करती हैं, ठीक है। सेकंड के वेबसाइट्स के दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक वन इज द फ्रंट एंड, सेकंड इज द बैक एंड। इसमें बेसिकली तीन चीज़ें हम इसे कह सकते हैं। तीसरा भी पार्ट होता है जिसे हम लोग डीबी डीबी साइट कह सकते हो, ठीक है, डेटाबेस साइट कह सकते हो, जो कि एक इंटरमीडिएट लेयर पे होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थर्ड है हमारे पास हमारे कोड एडिटर्स। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके ओके, सो दिस इज अ पिक्टोरियल फॉर्म कि हमारे पास हमारी वेबसाइट्स किस तरह से वर्क करती हैं, ठीक है। अभी हमारे पास अगर आप लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट साइड पे देखोगे, एक स्माइली है, दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ यूजर, एक एंड यूजर जो कि बड़ा खुश है, ठीक है। अब वो मुझे नहीं पता कि किस लिए खुश है, ठीक है। हो सकता है कि उसकी लॉटरी निकल आई हो, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वो खुश है, वो यूज कर रहा है हमारे फ्रंट एंड को। फ्रंट एंड क्या है, बेसिकली फ्रंट एंड इज यूजर इंटरफेस, ठीक है। ऐसा व्यू, ऐसी चीज जो आपके यूजर ने देखनी है या जिससे यूजर ने इंटरेक्ट करना है, ठीक है। यूजर ने आपकी एपीआई से इंटरेक्ट नहीं करना, यूजर ने आपकी डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करना, यूजर ने आपके किसी भी और पार्ट से इंटरेक्ट नहीं करना, सिर्फ आपके फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करना है, ठीक है। मैं एंड यूजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जो फ्रंट एंड पार्ट है हमारे पास, उसके अंदर क्या आता है कि उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन अ ब्राउजर,
ठीक है, तो ब्राउजर के अंदर क्या क्या चीजें चलती हैं? ब्राउजर के अंदर HTML चलती है, आपकी आपकी CSS चलती है, आपकी जावास्क्रिप्ट चलती है। ठीक है, एंड हम लोगों ने सारा कुछ कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग कर ली फ्रंट एंड की। जो हमारा डाटा होता है वो डाटा देन किसकी तरफ मूव होता है? एक बैकएंड की तरफ। ठीक है, अब बैकएंड क्या कह सकते हैं? बैकएंड एक इसको ये समझो कि एक ग्रुप है डिफरेंट सर्विसेज का। ठीक है, जैसे आपके पास आपका एक फॉर एग्जांपल एक API सर्वर है, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी API पड़ी है। एक डेटाबेस सर्वर है जिसके ऊपर आपकी डेटाबेस पड़ी है। उन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन है। एंड वो कम्युनिकेशन जो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं फ्रंट एंड एप्लीकेशन है जो कि मेरे नाम से मेरी अकाउंट डिटेल्स लेके आती है। ठीक है, मैं एक यूजर हूँ, मैंने फ्रंट एंड के ऊपर अपना नाम एंटर किया। मेरा वो जो डाटा था, दैट्स गोना बी मूविंग टुवर्ड्स द वेब सर्वर, जो मेरी API होगी मोस्ट प्रोबेबली। उस API पे जाएगा। API किसको रीच करेगी? API करेगी डेटाबेस को रीच, जहां पे मेरा एक्चुअल डाटा पड़ा होगा। ठीक है, डेटाबेस से मेरा डाटा आया, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है API ने ट्रांसफॉर्मेशन की, एंड देन द API थ्रोज द डाटा टुवर्ड्स द फ्रंट एंड। ठीक है, तो फ्रंट एंड के ऊपर जो एक पॉपअप आया या व्हाटसएवर कोई भी व्यू हो सकता है, उस व्यू के थ्रू मुझ तक मेरा डाटा आ गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ अ वेबसाइट वर्क। आई नो आप लोग, मोस्ट ऑफ यू गाइस, आपको पता होगा कि ये चीजें किस तरह से चलती हैं, बट द थिंग इज, ये जो छोटे छोटे से ब्लॉक्स होते हैं ना, ये जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, अब जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की एक पोजीशन होती है। ठीक है, एक डेजिग्नेशन होती है। अब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट इटसेल्फ, वो एक ऐसा पर्सन है, वो एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जिसने ये जो आप स्ट्रक्चर इस वक्त देख रहे हो, ये बना के देना होता है बड़ी बड़ी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, उसने बताना होता है कि आपके पास फ्रंट एंड हो तो फ्रंट एंड में टेक्नोलॉजीज कौन सी हो। उसने बताना है कि अगर आपके पास बैकएंड है तो बैकएंड पे API की कौन सी टेक्नोलॉजी हो, API को किस टेक्नोलॉजी के किस वर्जन में बनना है। आपके पास डेटाबेस है तो डेटाबेस कौन सी होनी चाहिए, आपके पास डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, अगर आप किसी SaaS या PaaS या IaaS टाइप की आपको चीज यूज कर रहे हो तो वो किस तरह से हैंडल करनी है, वो सारा एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट देखता है। ठीक है, एंड वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट आप या मुझ जैसे लोग भी होते हैं। ठीक है, जो इटसेल्फ मार्केट में इस तरह का एक्सपीरियंस गेन करके आए हुए होते हैं। सो दीज स्मॉल ब्लॉक्स, हमें इनका पता होना चाहिए। ठीक है, सो हमारे पास फ्रंट एंड है। ठीक है, अब फ्रंट एंड के बारे में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि फ्रंट एंड भी दो तरह है। द बेसिक वन, जो कि हम लोग जिसे कहते हैं द ABC ऑफ फ्रंट एंड। दैट्स बेसिकली A फॉर HTML, B फॉर CSS एंड C फॉर जावास्क्रिप्ट। दैट्स द बेसिक फ्रंट एंड, जो कि आप हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सीख भी लिया हो सकता है कि बहुत सारे लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम STP में, बूट कैंप्स में, या जो हमारे नेक्स्ट सेशंस होने हैं उनके अंदर सीखेंगे। ठीक है, एडवांस फ्रंट एंड क्या है? एडवांस फ्रंट एंड में हमारे पास सैस आ जाता है। ठीक है, ओके, सो आप लोगों में से कितने लोगों ने सैस के बारे में पढ़ा होगा? सैस क्या होता है? रिएक्ट का फ्रेमवर्क है शायद। ओ रिएक्ट कह रहा सॉरी, हूँ, तो सॉरी, सीएसएस का फ्रेमवर्क है। वो क्या करता है बेसिकली? स्टाइल्स के लिए होता है वो भी, उसके अंदर आप वही सीएसएस की तरह ही वेरिएबल्स बना के उसको आप यूज कर सकते हो सैस को। इसको बेसिकली अगर हम लोग बहुत ही आसान लफ्जों में जाए ना, तो आपका सैस एक प्री प्रोसेसर होता है। ठीक है, जो कि इसको आप गूगल भी करोगे ना, गूगल भी करोगे तो सब आपको जो सबसे पहली डेफिनेशन आएगी ना इसकी, वो भी यही आएगी कि सैस इज अ प्री प्रोसेसर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो क्या करती है कि आपके पास आपकी जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती हैं, यानी कि जो CSS होता है, उसको कंपाइल या इंटरप्रेट करती हैं। ठीक है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो कि अब आपको पता है कि बेसिक्स, CSS एक वेरी बेसिक चीज है। अब ऑब्वियसली जब आप किसी फ्रेमवर्क की तरफ जाओगे, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप एंगुलर की तरफ जाओगे, आप मीन स्टैक की तरफ जाओगे, आप रिएक्ट की तरफ मर्ज स्टैक की तरफ जाओगे, तो आप वहां पे CSS फाइल्स नहीं देखोगे, आप मोस्ट प्रोबेबली SCSS फाइल्स देख रहे होंगे। ठीक है, तो वो एक एडवांसमेंट थी CSS के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास हमारा रिस्पॉन्सिव डिजाइन आर्किटेक्चर आ गए, रिस्पॉन्सिव डिजाइन लेआउट्स आ गए। ठीक है, दैट वाज समथिंग जो कि हमारे पास मोर ऑफ व्हाट वी कैन से, जब हमारे पास वेबसाइट्स की, इस तरह की वेबसाइट्स की डिमांड होना स्टार्ट हुई कि आप कोई एक एक्शन परफॉर्म करो तो पूरी वेबसाइट का लेआउट चेंज हो जाए, पूरी
वेबसाइट की ग्रिड सिस्टम चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन लेआउट जो है ना, ये भी हम लोग इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि हम लोग इसको इन डेप्थ इसको डिस्कस करें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट जो है ना बच्चे से बड़ा होती गई, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, डिफरेंट लाइब्रेरीज आती रही, ठीक है। अ, अब जैसे ही आप वेब डेवलपमेंट गूगल पे सर्च करते हो ना, तो क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स, बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज आपको मिल जाती हैं, जैसे एंगुलर है, रिएक्ट है, व्यू है, आपके पास और भी डिफरेंट सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिनकी बेस आपकी वेनिला जेएस पे है, ठीक है। तो वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट की इनहेंसमेंट्स हैं। आप रिएक्ट को भी देखो, रिएक्ट इटसेल्फ बेसिकली जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक शुगर कोटिंग है जिसने उसको रिएक्ट बना दिया है। एंगुलर इटसेल्फ एक एक ऐसा आर्किटेक्चर है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि जिसकी बेस जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। और उसको टाइप स्क्रिप्ट के साथ टाइप करके वो एंगुलर का एक पूरा फ्रेमवर्क, पूरा एक इकोसिस्टम प्रोवाइड किया गया। फिर उसके बाद व्यू है आपके पास, ठीक है। ओके, सो हमारे पास अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर मार्केट में देखें तो हमारे पास बहुत सारी पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स हैं। अमंग दोस्त जो कि हर हर वेब डेवलपर की जुबान पे होता है, रिएक्ट सीख लो, एंगुलर सीख लो, व्यू सीख लो। दीज थ्री आर द मोस्ट पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स राइट नाउ, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास रैपिड डेवलपमेंट हो रही है। बहुत सारी वेबसाइट्स इसके अंदर बनाई जा चुकी हैं और बनाई जा रही हैं। एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस भी बनाई जा रही हैं और जो छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं वो भी बनाई जा रही हैं, ठीक है। इसीलिए जब आपके पास ये आपका ये सेशन स्टार्ट हुआ, तो वी ट्राई टू गिव यू एन ऑप्शन टू एक्सप्लोर वन ऑफ दीज, ठीक है। यानी कि आपको जो आपके आपके जो प्रोजेक्ट्स थे, आप लोगों को एक ऑप्शन दिया गया कि आप इधर वो मीन में बनाएंगे या मर्न में बनाएंगे, ठीक है। वट वॉज द रीजन बिहाइंड दैट? हम लोग जो एक कन्वेंशनल या एक जो ट्रेडिशनल बिहेवियर चल रहा है ना लर्निंग का, कि हम लोग देखते हैं कि किसका स्कोप ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी स्टेटमेंट को आपने हथे में नहीं ले लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं कहता हूँ कि रिएक्ट का स्कोप बहुत ज्यादा है, रिएक्ट बहुत ज्यादा चल रही है, रिएक्ट सीखोगे तो पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे, ठीक है। तो इस तरह से नहीं सोचना। हर एक टेक्नोलॉजी का अपना अपने प्रॉज हैं, अपने कॉन्स हैं। आपको पता है कि बड़ी बड़ी ईआरपी जो आपके पास एंटरप्राइज एप्लीकेशन होती हैं, उनके अंदर रिएक्ट को नहीं प्रेफर किया जाता, उनके उनके लिए एंगुलर को प्रेफर किया जाता है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि रिएक्ट का लर्निंग कर्व एंगुलर से जो है ज्यादा है, ठीक है। आपको रिएक्ट इजीली समझ आ जाती है एंगुलर की निस्बत, लेकिन एंगुलर को फिर भी बड़ी बड़ी इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए यूज किया जा रहा है। इसी तरह से व्यू है। व्यू के बारे में अभी हमारा जो एशिया का ये रीजन है, ये बहुत कम फेमिलियर है व्यू से, ठीक है। और अगर आप देखें तो व्यू इज आई थिंक वन ऑफ द पावरफुल फ्रेमवर्क्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास जो रिएक्ट और एंगुलर दोनों की फंक्शनैलिटीज अपने पास रखता है, होल्ड करता है, और एडिशनल फंक्शनैलिटीज भी अपने पास होल्ड रखता है। अब आपको एक बड़ी मजे की चीज बताता हूँ कि व्यू इज अ फ्रेमवर्क। अब बहुत सारे लोग इस पे डिबेट भी करते हैं, फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है, ठीक है। अब व्यू क्योंकि इटसेल्फ आपको एक पूरा इकोसिस्टम देता है, अलॉन्ग विद आपको ये भी आपको जो है ना ऑप्शन देता है कि आप थर्ड पार्टी जो पैकेजेस हैं आप उनके साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हो, ठीक है। अब व्यू एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसने आपको अपनी सीएलआई के साथ साथ एक जीयूआई भी दिया है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अच्छा, अभी से पहले, इस सेशन से पहले पहले कितने लोगों ने व्यू का नाम सुना हुआ था? कितने लोगों को पता था कि व्यू भी कुछ चीज है? ये सर नेम सुना हुआ था, इसका फ्रेमवर्क है ठीक है, जावास्क्रिप्ट। ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा किसी ने नहीं? उसके बाद आई थिंक अनम ने सुना हुआ। अनम, आपने क्या सुना हुआ था व्यू के बारे में? व्यू व्यू एक्चुअली क्या है? ओके, ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब्दुल मोइज, आपने सुना हुआ था, आप मुझे बताओ कि आपने व्यू के बारे में क्या सुना हुआ था अभी तक? सिर्फ नाम ही सुना हुआ था कि रिएक्ट एंगुलर की तरह एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट की। कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश की, कभी उसकी साइट पे गए हो? नहीं। ठीक है। अच्छा, एज व्हाट वी कैन से एज
आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको मैं असाइनमेंट तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस सेशन के लिए चलो इसको एक असाइनमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ यू गाइस, आप लोगों ने व्यू की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। व्यू का जो लैंडिंग पेज है उस पे जाना है, आपने उसको स्टडी करना है कि व्यू क्या है एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग ये मीन मर्न सिर्फ इनके जो चंगुल है ना इससे बाहर निकल के सोचें। आप देखिए कि आपके पास और किस किस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ठीक है, और कैसे कैसे जादू पड़े हुए हैं इस मार्केट के अंदर। मैंने वही फिर से वही बात की कि हमने इंजीनियर्स बनना है, डेवलपर्स नहीं बनना। डेवलपर और इंजीनियर में क्या फर्क होता है, मुझे कोई एक बंदा एक एक वन लाइनर बता दे कि डेवलपर और इंजीनियर में फर्क क्या होता है। डेवलपर एक ही चीज में बैठ के सोचता है, जैसे मीन या मन, और इंजीनियर जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज में भी लर्निंग करता काइंड ऑफ, ठीक है। इंजीनियर क्या होता है कि इंजीनियर न्यू चीजें बनाने पर ज्यादा तरजीह देता है, ठीक है, न्यू चीजें एक्सप्लोर करने पर तरजीह देता है। डेवलपर क्या होता है, या जिसको मैं डेवलपर समझता हूँ, वो क्या होता है कि वो एक कन्वेंशनल जो एक डेवलपमेंट का साइकिल चल रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर एंगुलर यूज करता था, मैंने आप लोगों को एंगुलर पढ़ा दी, आप लोगों ने एंगुलर को ही यूज करना शुरू कर दिया, आपने अपने प्रोफेशनल कैरियर के अंदर भी एंगुलर को ही यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ मेंटेलिटी जिसे हम डेवलपर मेंटेलिटी कह सकते हैं। लेकिन हमने इंजीनियर बनना है, हमने सोचना है आउट ऑफ द बॉक्स जाके, ठीक है। सो आई वांट कि आप सब के सब व्यू को जाके देखो, पढ़ो, व्यू होता क्या है, मतलब वो किस तरह से काम करती है, इसका जो आपको चलो एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। व्यू का जो फाउंडर है उसका नाम है इवान व्यू, ठीक है। ही वॉज बेसिकली एन आर्किटेक्ट एट एंगुलर, ठीक है। एंगुलर ओन करती है गूगल, ठीक है, गूगल एंगुलर को ओन करता है। अब इवान यू जो था उसने व्यू लिखी थी एंगुलर के कोड को कंपाइल करने के लिए, ठीक है। अब देखो कि उसने जब ये देखा कि इट सेल्फ व्यू में कितनी पावर है एंगुलर का कोड कंपाइल करने के लिए, उसने एक नया फ्रेमवर्क ही बना दिया जिसको उसने व्यू का नाम दे दिया, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हम सबसे, ठीक है, हम लोग उस तरह से सोचें, ठीक है। तो आप सब ने व्यू पे देखना है, पढ़ना है उसको, ठीक है। हो सके तो कुछ नई चीज हो, कुछ नया सीखें, तो आप लोगों ने उसको डिस्कॉर्ड पे लाजमी शेयर करना है मेरे साथ, ठीक है। कुछ भी नया अगर व्यू में आप देखो, कुछ भी आपको लगे कि हाँ यार ये बड़ी मजे का फीचर है इसका, आपने मेरे साथ डिस्कॉर्ड पे भेजना है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे 24 के 24 मैसेजेस आज रात को या बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट डे मुझे वो मैसेज मिले, ठीक है। अच्छा उजैर भाई काइंडली ये बताइएगा, अब जिस तरह हमारे जितने भी हमें फ्रेमवर्क हैं, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, या हम कुछ और भी हम्म हैं, अब इनसे ये हम्म सब जो है ना जावास्क्रिप्ट से जो है रिलेट करते हैं, या चलो हम्म मतलब एक आधा जो है ना वो सीएसएस से भी करते हैं, एचटीएमएल से भी कोई फ्रेमवर्क रिलेट करता है, या एचटीएमएल जो है ना वो सिंपल अकेला जो है ना वो हम उस पर वर्क करते हैं। देखो आपके पास आपको एक मजे की चीज बताता हूँ। आप एंगुलर करते हो ना, आप एंगुलर का कोड लिखते हो, एंगुलर के अंदर आप एचटीएमएल ही यूज करते हो, ठीक है। एचटीएमएल, और आप ये समझो कि एचटीएमएल के साथ जो इंटीग्रेटेड जावास्क्रिप्ट है, वो आपको जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो आपको एंगुलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे आपके पास डाटा बाइंडिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पर बात करता हूँ। आपके पास एक डाटा था जो एपीआई से आया, ठीक है। आपने वो डाटा अपने फ्रंट एंड पे शो करवाना है। आप कैसे शो करवाओगे, आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने डाटा गेट किया, आपने कुछ वेरिएबल्स थे जो कि फ्रंट एंड के ऊपर आपने असाइन करके रखे हुए थे अपने डॉम के अंदर, ठीक हो गया। अब वो फ्रंट एंड क्या है, वो एक एचटीएमएल, अब बेसिकली वेबसाइट होती क्या है, वो एक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम डॉम डॉम का पता है ना आप सबको, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। अब वो क्या है कि आपके पास एचटीएमएल का एक पूरा स्ट्रक्चर है वेबसाइट, आपने उस एचटीएमएल के अंदर डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट एम्बेड करनी है। तो दिस इज समथिंग जहाँ पे आपके पास आपके फ्रेमवर्क्स आते हैं या आपकी लाइब्रेरीज आती हैं। वो क्या करती हैं कि आपके पास आपके डॉम के अंदर इंजेक्ट करती हैं जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज को। अभी से पहले अगर हम लोग चलो अभी से पहले अगर आपने किसी भी फ्रेमवर्क पे काम नहीं करना, एचटीएमएल के अंदर किसी भी स्क्रिप्ट को लिखने का क्या तरीका होता था,
दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे कोई भी आंसर कर सकता है कि अगर आपने HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी है, HTML फाइल के अंदर आपके पास क्या तरीके हुआ करते थे? उसका टैग क्या लगाकर करते? उसके अंदर लिखते थे। स्क्रिप्ट का टैग लगा के यूज कर रहे थे, या फिर हम लोग स्क्रिप्ट का टैग लगा के उसके अंदर एक सोर्स बता देते थे एक जावास्क्रिप्ट फाइल का। ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट था, एक फ्रेमवर्क या एक लाइब्रेरी आपको खुद से दे रहा है। यानी कि जब आप एक कंपोनेंट बनाते हो, आप आइदर वो कंपोनेंट आपका रिएक्ट का कंपोनेंट है, आपका एंगुलर का कंपोनेंट है, आपके पास वो एक कंबाइंड आपके पास फोल्डर होता है जिसके अंदर एक HTML की फाइल होती है, एक टाइपस्क्रिप्ट या JS की फाइल होती है, एक CSS की फाइल होती है, और मोस्ट प्रोबेबली फॉर एग्जांपल अगर आप एंगुलर की बात करें तो उसमें एक राउटिंग की फाइल होगी। ठीक है। तो वो एक पैक बना के आपको देता है जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों के तीनों पड़े हैं। ठीक है। आई होप आपका क्वेश्चन बड़ा मैंने डिटेल्ड आंसर कर दिया। ठीक है। ओके। ओके। सो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस डिस्कस करते हैं कि हम लोग किन टूल्स को देखने वाले हैं अपने अपकमिंग सेशंस के अंदर। ठीक है। पैकेज मैनेजर का किस किस को पता है? अभी से पहले NPM किस किस ने यूज किया हुआ है? हाँ, सॉरी अगर आपने किसी ने कुछ बोला तो मुझे आवाज नहीं आई। एनी वन ऑफ यू? ओके। नॉन मॉड्यूल्स के लिए होता है npm पैकेज। ठीक है। कामरान, आप बताना चाह रहे हो या बताओ कि बेसिकली NPM क्या है itself? सर ये पैकेज मैनेजर होता है, इससे हम मतलब एक्स लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं हमें कोई देखना है। हम्म। ठीक है। बस इस आप पर में ज़्यादा से एक्सप्लोर नहीं कितने किया। लोग हैं? ठीक है, ठीक है, नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने यार्न का नाम सुना होगा? ओके, शिराज आपने सुना होगा। शिराज, यार्न क्या करता है बेसिकली, या यार्न क्यों हम यूज करते हैं? यौन को यूज तो नहीं किया, लेकिन सिर्फ सुना हुआ है। इसके ना ट्यूटोरियल सुनते हुए एनपीएम की तरह ही ये ऑन वर्क करता है। हाँ। अच्छा, बस यार्न इससे ज्यादा इटसेल्फ। ठीक है। अच्छा मोइज, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, आपको तो ये यार्न का पता एनपीएम की होगा ना? तरह जी, ये भी एनपीएम की हम्म। तरह पैकेज मैनेजर ही है। लाइक जिसे हम हम्म। इंस्टॉल लिखते थे इसमें ऐड लिख देते हैं। हम्म। तो हम लोग बस इसको मोस्ट कॉमनली किधर यूज करते हैं? हम इसको यूज करते हैं एंगुलर के अंदर यूज करते हैं। तो ये हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हमने उसको यार्न के साथ बनाना है या फिर एंगुलर आपको रिस्ट्रिक्ट करता है? नहीं नहीं, हम पर डिपेंड करता एग्जैक्टली। अच्छा, ये आपके पास ना, आप इन दोनों जो आपके पास ये टर्म्स है ना, NPM एंड यार्न, आप अपने प्रोफेशनल कैरियर में इनमें से किसी एक चीज को पकड़ के काम कर रहे होगे। ठीक है। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके पास आपके पैकेज मैनेजर्स हैं। पैकेज मैनेजर, नोड पैकेज मैनेजर्स हैं। ठीक है। ये आपके पास नोड JS के जितने भी पैकेजेस हैं जो आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपको चाहिए होते हैं, आपने बिल्ड करने हैं, आपने व्हाटसोएवर जो भी आपने काम करना है, इंस्टॉल करने हैं, जो भी अनइंस्टॉल करने हैं, वो सारे का सारे काम आपके ये NPM करता है। ठीक है, ये यॉर्न करता है आपका। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजीज आती हैं, बिल्ड टूल्स। वेब पैक का किसी ने नाम सुना है आप लोगों में से? ओके। ठीक है, इसका मतलब वीट और गद तक तो आप पहुंचे ही नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, वेब पैक बेसिकली क्या है कि आपके पास जब भी आप एक एप्लीकेशन को बिल्ड करते हो ना, एंगुलर या रिएक्ट या व्यू एप्लीकेशन को आपने कहीं रिलीज करना होता है या कहीं दिखाना होता है किसी को, तो आप क्या करते हो कि उस एप्लीकेशन को बिल्ड करते हो। ठीक है। जो एप्लीकेशन को बिल्ड करते हो तो उसके रिसोर्सेज सेपरेट फाइल्स में बिल्ड होके आपको मिलते हैं, रेदर देन कि वो उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड पड़े हो। आपने कभी किसी एप्लीकेशन की रिलीज या बनी बिल्ड आप देखें तो वो डिफरेंट फाइल्स होंगी, डिफरेंट मॉड्यूल्स वाइज भी हो सकती हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटी वाइज भी हो सकती हैं। ठीक है। तो दिस इज समवेयर जहाँ पे आपके पास वेब पैक आता है या आपके पास वीट आता है। ठीक है। ये क्या करते हैं? ये आपको आपकी एप्लीकेशन को बिल्ड करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे काम है, जैसे कि अभी वेबपैक 5 के साथ जब वेबपैक 5 लॉन्च हुआ तो आपके पास एक माइक्रो फ्रंट एंड्स का कॉन्सेप्ट आया। वो क्या कॉन्सेप्ट था
कि आप एक बड़ी एप्लीकेशन है, एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, आप उसको छोटी छोटी डिफरेंट एप्लीकेशंस में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो क्या होता था कि आप डिफरेंट उसकी एप्लीकेशंस बना लेते थे। आपकी मेन एप्लीकेशन एक होती थी जिसके अंदर बाकी एप्लीकेशंस लेजी लोड होके आ रही होती थी। ठीक है। ये वेबपैक 5 के अंदर एक मॉड्यूल फेडरेशन का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है। या इसको माइक्रो फ्रंट एंड या मॉड्यूल फेडरेशन का कॉन्सेप्ट था। ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। फिर आपके पास गल्प आता है जो कि मोस्टली आपके पास प्रोसेसेस को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है। ये भी एक बड़ी मजे की टेक्नोलॉजी है। तो ये वो चीजें हैं जो आप लोग यूज करने वाले हैं जब आप लोग लाइव इन एक्शन प्रोजेक्ट्स पे जाओगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स। ये तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा कि सबसे कॉमनली यूज वर्जन कंट्रोल सिस्टम कौन सा है हमारा। गिटहब। ये गिट गिट अ- ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि गिटहब और गिट का डिफरेंस क्या है। सर गिटहब तो हमारा सर्वर है ना, जहाँ पे हमारा कोड जा रहा होता है, और गिट जो है ना, वो हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो मैनेज एग्जैक्टली। करता है। एग्जैक्टली। अब आपके पास डिफरेंट, आपके पास ना सर्वर्स होते हैं। जैसे कि आपके पास, आपने गिटहब देखा होगा, बिटबकेट होता है। ठीक है। ये वो है जहाँ पे आप गिट के साथ अपनी रेपोजिटरीज को मैनेज कर सकते हो, अपने कोड को सिंक करके रख सकते हो। शिराज, आपने कुछ कहना। जी सर। हम्म। अच्छा, एक तो पैकेज मैनेजर का तो समझ है कि इसके साथ वर्किंग हाँ। की है। अब यहाँ पे ना बिल्ड टूल्स के साथ जो वीट है या वाइट जिसको बोलते हैं, हम्म। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए इस चीज की ना समझ नहीं। मैं इसको ऐसे लेता था जैसे बूटस्ट्रैप हो गया या एमयूआई हो गया। हम्म। आपके वाइट को मैं पास इसलिए ले रहा था। वीट इस तरह आवाज आ से रही नहीं है? है। जी जी, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। देखो, आपके पास जैसे मैंने बताया कि आपके पास एक वेबसाइट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है। एक आपके पास फ्रंट एंड है जिसे हम व्यू पार्ट कहते हैं, जो एक व्यू है आपका। ठीक है। फिर एक बिहाइंड द फ्रंट एंड जो है, आपके पास कुछ काम चल रहा है। ठीक है। आप वो आपका बैक एंड हो जाता है। फिर एक काम, एक स्टेप ऐसा आता है जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट अपने रिसोर्सेज हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ कि आप जब कोई भी एक एंगुलर की एप्लीकेशन बनाए ना, उस एंगुलर की एप्लीकेशन को बनाने के बाद उसको एक दफा बिल्ड करके ना, लोकल बिल्ड, उसका साइज देखिएगा, उस बिल्ड का साइज देखिएगा। वो ऑलमोस्ट आपका कोई 150 MB, 200 MB, 250 MB, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स कौन से यूज किए हुए हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग इतने बड़े साइज को, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग कहीं पे होस्ट नहीं कर सकते, कहीं पे डिप्लॉय नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर हम डिप्लॉय कर भी देंगे तो वो एफिशिएंट नहीं होगी, हमारी वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो होगी। तो जो एक मिनिमल, एक जो साइज होता है वो आपके पास कुछ MBs का साइज होता है जो एक वेबसाइट में, एक वेबसाइट की रिलीज का होना चाहिए। ठीक है। इट्स माइट बी लाइक 1 MB और 2 MB है मैक्सिमम, जो इतना साइज होना चाहिए अगर आपने एफिशिएंट वेबसाइट आपने यूज होने के लिए, एंड यूजर के लिए आपने देनी है। ठीक है। तो उसके लिए जो चीजें स्क्रीन में आई वो चीजें थी वेबपैक, वीट, इस तरह की टेक्नोलॉजीज थी जिन्होंने आपको क्या आपको फंक्शनैलिटी दी कि आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो, एप्लीकेशंस की फाइल बिल्ड कर सकते हो, और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं जो कि आप इनके थ्रू अचीव कर सकते हो। ठीक है। तो ये वो पार्ट नहीं है, ये वो वाला पार्ट नहीं है, इसको उस तरह से नहीं लेके चलना, ये एक और चीज है। तो वही सर मैं करना चाहता था कि ये जो आए थे इसको मैं ले रहा था एज अ बूटस्ट्रैप हम्म। का फ्रेम, मतलब जैसे बूटस्ट्रैप में हम स्टाइलिंग लगाते हैं या एमयूआई हम्म। की तरह यूज करते हैं। हम्म। क्योंकि जिसका लेक्चर मैं सुन रहा था उसने बूटस्ट्रैप इस वाइट के अलावा कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं किया था, कोई भी बिल्ड टूल यूज हम्म। नहीं था किया। तो हम्म। अभी जो मुझे समझ आ रही वो चीज ये है कि जैसे हम एनपीएम बिल्ड करते हैं उसके लिए, वेब के लिए, तो ये वो एग्जैक्टली। इसके थ्रू होता है। देखो, आप जब npm रन बिल्ड करते हो ना, तो आपके पास अगर आपने वीट स्ट्रक्चर किया हुआ है, तो वीट गन बी द रिस्पॉन्सिबल ऑफ बिल्डिंग योर एप्लीकेशन और बिल्डिंग योर रिसोर्सेज। ठीक है। अगर आपने वेब पैक सेटअप किया हुआ है, आपने वेब पैक को अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है लोकल पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो वेब पैक गन बी द रिस्पॉन्सिबल ऑफ बिल्डिंग योर रिसोर्सेज। ठीक है।
तो अगर हम इनमें से कोई भी नहीं करते, ना वेब पैक करते हैं ना नहीं, बाइट आपको करते आपको हैं, करने की तो जरूरत बाय पड़ेगी। डिफॉल्ट कौन सा होता है इसमें? आप अगर इनमें एंगुलर डिफॉल्ट को, भी होगा? देखो एंगुलर और ये जो डिफरेंट लाइब्रेरीज है ना, ये डिफॉल्ट पे आपको अपना बिल्डिंग मैकेनिज्म देते हैं, ठीक है। अब आपके एक तो ये आपकी यूज केस पे भी डिपेंड करता है। अब ये एक बहुत लंबी डिबेट है कि आपके पास एक बहुत बड़ा एक जो एक डेवलपमेंट, हमारे जो डेवलपर्स हैं, इसके अंदर जो एक बहुत बड़ी डिस्कशन रही है एक अरसा, कि वेब पैक जो आपका वीट है वो वेब पैक से फास्ट है, ठीक है। अब इसका भी यूज केस है, किस केस में आप वीट को यूज करोगे, किस केस में आप वेब पैक को यूज करोगे। बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसी ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो अपना जब प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं ना, तो उसके अंदर आपको वेब पैक देते हैं। जैसे आई आई थिंक सो कि आपके पास एंगुलर 15 का जो लेटेस्ट एलटीएस आया है, इसके अंदर जब आप एप्लीकेशन अपनी कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो वेब पैक की फाइल्स आती हैं, ठीक है। अ, अब कुछ हैं जो कि आपको बाय डिफॉल्ट कोई इनमें पैकेजिंग मैकेनिज्म नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे अब मुझे याद पड़ता है कि मैंने रिसेंटली एक सीएलआई लिखी। मुझे अब उस सीएलआई के लिए मुझे बंडलिंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, तो मैंने उसके लिए वीट को खुद से इंट्रोड्यूस करवाया उसके अंदर, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर यूज केस, आपको क्या यूज करना है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बाय डिफॉल्ट भी देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट नहीं देते हैं, ठीक है। आप आज जाके ना एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बना के देखना और एक एंगुलर की एप्लीकेशन बना के देखना, ठीक है। आपको वो डिफरेंस पता चल जाएगा कि डिफॉल्ट पे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, वर्जन कंट्रोल सिस्टम का तो सबको पता है। मैं ये समझता हूँ कि एक डेवलपर के लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉस। अगर आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं समझ आता ना, तो मैं कहता हूँ कि आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल की जो डेवलपमेंट है वो एक कन्वेंशनल डेवलपमेंट से बहुत अलग है। आजकल एक प्रोजेक्ट को एक सिंगल बंदा नहीं रन कर रहा है, यानी कि एक पूरी टीम रन कर रही है, 7 से 8 डेवलपर्स हैं, वो बैठे कोडिंग कर रहे हैं एंड वो एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, ठीक है। तो मैनेजिंग योर पिक्चर ऑफ कोड, आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है या किस चीज के थ्रू करना है, दैट्स समवेयर जहाँ पे आपके पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम आते हैं, जो आपके पास क्या करते हैं कि आपके आपके पास अपनी आपकी सेपरेट रेपोजिटरीज होती हैं, सेपरेट आपकी ब्रांचेज होती हैं, जिसके अंदर आपका सेपरेट पीस ऑफ कोड हो सकता है, ठीक है। अब ये आगे चल के एक हम लोगों ने एक सेशन, बड़ा डिटेल्ड सेशन ऑर्गेनाइज अरेंज किया हुआ है, होपफुली मेरे ख्याल से इस पे शायद दें। तो ये सीखना एक स्टूडेंट के लिए जो कि चाहता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके सेटल हो जाए इजीली, गिट को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉस। गिट की आपकी जो कमांड्स हैं, इन पे ग्रिप होनी चाहिए। गिट का जो आर्किटेक्चर है, इस पे ग्रिप होनी चाहिए। गिट क्यों यूज करते हैं या कैसे करना है, ब्रांचिंग कैसे करते हैं, ब्रांचिंग मैकेनिज्म एक्चुअली होता क्या है, ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये होपफुली हम लोग अपकमिंग सेशन में इंशाल्लाह कर रहे होंगे डिस्कस। अच्छा, जल्दी जल्दी से वाइंड अप करते हैं। हमारा बैकएंड का पार्ट आता है। अब बैकएंड के अंदर आपको, जैसे मैंने बताया कि बैकएंड के अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो कोई भी हो सकती है। अगर आप मर्ज स्टैक या मीन स्टैक की बात करो, तो बैकएंड के ऊपर आपके पास आपका नोड जेएस होता है, ठीक है। आप नोड जेएस को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे होते हो। जो है उसके बाद आपके पास डेटाबेसेस होती हैं। डेटाबेसेस आपको मैंने बताया कि एक बहुत असेंशियल पार्ट है बैकएंड का। ऑब्वियसली आपको, एक तो होता है रन टाइम डाटा, ठीक है, एक होता है आपके पास जो आपने डाटा इन फ्यूचर कहीं यूज भी करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक स्टोरिंग मैकेनिज्म क्या होता है, वो डेटाबेस होती है आपके लिए, ठीक है, कि जहाँ पे आप अपना डाटा सेव करके रख सकते हो। फिर एक होता है कि आपके पास अब ये दोनों चीजें किसी एक सेंट्रलाइज जगह पे या किसी एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर के ऊपर होती है, ठीक है। तो आपका जो बैकएंड है वो इन तीन चीजों का मजमुआ बनता है, कि आपके पास आपकी आपकी डेटाबेस, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक आपके पास कंबाइंड आपका सर्वर, वो आपके पास आपका बैकएंड बनता है, ठीक हो गया। अच्छा, ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन वेब डेवलपमेंट। अप टिल नाउ हमने क्या सीखा? हमने देखा कि हमारे पास वेबसाइट्स, एक्चुअली वेबसाइट्स की एवोल्यूशन, वेब डेवलपमेंट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, वेबसाइट्स किस तरह से वर्क करती हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेब एप्लीकेशन। हम लोगों ने देखा कि एडवांस टेक्नोलॉजीज क्या हैं, हमने देखा कि हमारे पास एडवांस फ्रेमवर्क्स क्या हैं, हमने देखा कि अपकमिंग सेशंस में हम लोग क्या चीज़ें देखने वाले हैं,
अच्छा, इस सेशन का जो सबसे बड़ा रीजन था, जो कि कंडक्ट करने का सबसे बड़ा रीजन था, आपको कुछ हिंट्स दिए जाएं कि हमारे पास अपकमिंग सेशंस में क्या होने वाला है। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने आपको आज व्यू का जिक्र किया, आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाके देखें। फिर मैंने आपको वेब पैक का जिक्र किया, आप वेब पैक को जाके देखो। मैंने आपसे वीट का जिक्र किया, मैंने आपको गल्प का बताया, मैंने आपको गिट और गिटहब का डिफरेंस बताया। इन सारी चीज़ों को जाके खुद से ज़रूर एक दफ़ा देख लें, बिकॉज अपकमिंग सेशंस में जब ये लाइव इन एक्शन काम हो रहा होगा इन चीज़ों पे, फिर आपके पास कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो अप टिल नाउ इस सेशन में एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें तो यू कैन आस्क मी, ताकि हम लोग फिर इस सेशन को कंक्लूड करें। एनीवन? जी हसन, आप पूछो। सर आप जरा बैक एंड वाली स्लाइड खोलिएगा, हम्म। इससे पीछे जी। वाली। हाँ जी, ये हम्म। यहाँ पे डेटाबेस फॉर एग्जांपल आपके माय पीएचपी एडमिन डेटाबेस है, ठीक है। प्रोग्रामिंग हम्म। लैंग्वेज एज अ पीएचपी ले लेते हैं, क्योंकि सर्वर की हम्म। मुझे समझ नहीं लगी कि सर्वर किस तरह के होते हैं, क्या है देखो इसका ना, देखो इसको देखो एक्सप्लेन कर देखो, दीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ। आपके पास आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसने किधर चलना है? कहीं चलना है? चलना है ना ऑब्वियसली, जी किसी एक मशीन या किसी एक सर्वर पे चलना है। ठीक है। अब जैसे आपकी लोकल मशीन है, आपकी लोकल मशीन के ऊपर आपके पास आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप उसका एक इकोसिस्टम बनाते हो। या फॉर एग्जांपल आप अपना एक कोड बना लेते हो, ठीक है, कोड बेस बना लेते हो। उस कोड को रन करते हो, उस कोड में जहाँ रन होता होना है ना, वो आपका सर्वर है। आपके लिए वो आपका बैकएंड सर्वर है, जिसके ऊपर आपका कोड पड़ा होगा, जिसमें रन होना है और जिसने डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है। समझ आई? कैसे ये। ठीक है। अब इसमें भी देखो कि आपके पास सर्वर की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अज्योर का सुना होगा। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने AWS का सुना होगा। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने हमारे पास क्या नाम है, ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स किसके होते हैं, कौन सा क्या नाम है उसका? फायर ओशन बेस ओशन। नहीं नहीं, ये फायरबेस सबरबेस आपके पास डिफरेंट चीजें हैं। फायरबेस आपके पास आपकी DB है। ठीक है। ड्रॉपलेट्स की जो मैं बात कर रहा था वो भी एक है, ओशन। लेट मी चेक, लेकिन जरा ओके, डिजिटल ओशन। ओके। हाँ। अब डिजिटल ओशन भी किसी तरह का आपके पास ऑनलाइन सर्विसेज आपको देता है, कि जहाँ पे आप अपना कोड जो है वो डिप्लॉय कर सकते हो, आपका कोड वहाँ पे रन होगा। ठीक है। आपके पास आपकी जितनी भी DB से रिलेटेड चीज़ें हैं, बैकएंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो वहाँ पे चलेंगी। ठीक है। तो वो एक सर्वर है। अब सर्वर आपके पास सेंट्रलाइज भी हो सकता है, यानी कि आपके आपके पास आपकी जो डेटाबेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो आपका कोड है, वो किसी एक ही सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है, एक ही मशीन के ऊपर पड़ा हुआ है। या वो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर भी हो सकता है, कि डिफरेंट जो है ना जगहों पे वो आपकी आपकी ये आपका जो एंटायर आपका आर्किटेक्चर है वो प्लेस्ड होगा। ठीक है। ओके। जी हसन। हसन, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो मुझे तक आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अभी तक स्टिल आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे अ, लिख के चैट में बता सकते हो। ओके। एनीवन एल्स? किसी का कोई क्वेश्चन है?
अस्सलाम वालेकुम सर, सर्वरलेस के बारे में बता देंगे क्या होता है, मतलब सर्वरलेस? अच्छा, मैं एक चीज़ मेंशन अभी कर देता हूँ कि हम लोगों का ये जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड एक सेपरेट एक सेशन पड़ा हुआ है, ठीक है। चीज़ों